हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आपके अपने चैनल बायोलॉजी वकील में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे। इस वर्गीकरण में हम वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के जनक कौन हैं, वर्गीकरण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और द्विजगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण और वर्गीकरण का आधार क्या है और आधुनिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के अंत में हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके पास लाए हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण का अर्थ जीवधारियों को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना है। अर्थात अध्ययन की सुविधा के लिए हम जीवों को उनके गुणों के आधार पर क्या करते हैं, उनको समूह में बांट देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आइए देखते हैं। वर्गीकरण जीवों की विभिन्नता व समानता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। अर्थात जिस जीवों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं, उनको स्पष्टीकरण के लिए हमको क्या होती है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जीवों का एक साथ सरल, सुगमता एवं क्रमबद्ध अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम जीवों को क्या करते हैं, उनके समूहों में उसको वर्गीकृत कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए देखते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण को सबसे पहले किसने दिया। तो सर्वप्रथम अरस्तु, जिसे हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ने जीवों को उनके आवास के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया। पहला समूह है जलीय समूह, जिसे हम एक्वेटिक ग्रुप कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिसमें जल में रहने वाले जीव इसमें आते हैं। दूसरे जो जीव हैं वो स्थलीय समूह में आते हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल ग्रुप्स में। जलीय समूह और स्थलीय समूह। जलीय समूहों में जल में रहने वाले जीव आएंगे और स्थलीय समूह में कौन आएंगे, जो स्थल में, जो जमीन में रहते हैं। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम अब उनके आवास के आधार पर जीवों को दो समूह में बांट दिया, जलीय समूह और स्थलीय समूह। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जॉन रे को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक आधार दिया इन्होंने। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे को जाता है। तो आवास के आधार पर अरस्तु ने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जलीय समूह और स्थलीय समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया। तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली का आधार कैरोलस लिनियस द्वारा शुरू की गई वर्गीकरण की प्रणाली से है। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्गीकरण के पिता कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। वर्गीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग डी कैंडोले ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वर्गीकी शब्द है, टैक्सोनॉमी शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया था, डी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने किया था। सवाल ये है कि जो टैक्सोनॉमी है क्या, वर्गीकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों को व्यवस्थित ढंग से समूहों में पहचान, नामकरण व वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात जो टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी क्या है, जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीव को पहचान कर उनका नाम देते हैं, साथ ही साथ उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, समूहों में बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इनके जनक कौन हैं, कैरोलस लिनियस हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने ही द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत या प्रणाली दिया था। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी सजीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया। पहला है पादप जगत, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं। दूसरा है जंतु जगत, जिसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से क्या किया, प्रकाश डाला। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया। तो आप कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली दी, जिसने उन्हें अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में
सजीवों को दो भागों में बांट दिया। पहला है पादप जगत, दूसरा क्या है, जंतु जगत। तो द्वीप जगत में प्राणियों को दो भागों में बांटा गया था। पहला है पादप जगत जिसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं, दूसरा क्या है, जंतु जगत जिसे क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वीप जगत वर्गीकरण प्रणाली में कमियां ये थी कि जो केरलस लिन्नर साहब थे उन्होंने केवल जीवधारियों को दो समूह में बांट दिया, और कई ऐसे भी जीव थे जिनमें पादप के भी गुण थे और जंतु के भी गुण थे, जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना द्वीप जगत वर्गीकरण का अपवाद है। यूग्लिना में जंतु और पौधों दोनों के लक्षण मिलते हैं, इसलिए इन्हें पौधों व जंतुओं के बीच क्या कहते हैं, सहजक कड़ी मानते हैं। ये जो यूग्लिना है ये एक कोश की जीव होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कहने का अर्थात क्या है, यही जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है, जब पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण खुद करते हैं, तो उस समय प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य हरित लवक ही करते हैं। तो यूग्लिना में हरित लवक पाए जाते हैं। साथ ही साथ बात करें, यूग्लिना में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये पौधों के भी लक्षण दर्शा रहे हैं और जंतु के भी लक्षण इसमें दर्शाया जा रहा है। बात करें पोषण की, तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का अर्थात यह है कि जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। साथ ही साथ ये विषम पोषक भी हो सकते हैं, अर्थात ये दूसरे पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्वीप जगत प्रणाली होती है इसमें कुछ कमियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली। द्वीप जगत वर्गीकरण प्रणाली के बाद एक और साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी, इसको बोलते हैं थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अर्नेस्ट हैकल ने जीवधारियों को तीन जगत में वर्गीकृत किया। पहला जगत है प्रोटिस्टा जगत, दूसरा जगत है पादप जगत जिसे हम प्लांटिक किंगडम कहते हैं, तीसरा है आपका जंतु जगत जिसे हम एनिमिलिया जगत कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली के बाद कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने चार जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया, इसे हम कहते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कोपलैंड ने जीवधारियों को चार जगत में बांटा। पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है पादप जगत और चौथा क्या है, जंतु जगत, इसे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया कहते हैं। चार जगत के बाद सबसे उन्नत, सबसे विकसित जगत पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो आर.एच. व्हिटकर ने सन 1969 में जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया, इसे हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और उन्होंने इन पांच जगत को एक क्रम में व्यवस्थित किया। कहते हैं कि जो आर.एच. व्हिटकर है उन्होंने द्वीप जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को लाया। तो आर.एच. व्हिटकर ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पांच जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी थी। इन्होंने क्रम व्यवस्थित किया। पहला है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। इसे इंग्लिश में क्रमवार कहते हैं, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटिक किंगडम और है एनिमिलिया किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आर.एच. व्हिटकर साहब हैं, जब इन जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया तो इन्होंने कुछ तो आधार माना होगा। तो पांच जगत वर्गीकरण के कुछ मुख्य आधार हैं जिसके आधार पर जीवों को इन पांच जगतों में क्या किया, वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो आधार है वो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण है, और इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आइए इनके सभी के मतलब को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहला देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे कोशिकाओं को कहेंगे जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है कि जो कोई भी कोशिका, कोई भी जीव होती है, तो उस कोशिका के जो जेनेटिक मटेरियल होती है, अर्थात जो आनुवांशिक पदार्थ, जो डीएनए और गुणसूत्र होते हैं, उनको घेरे रखने का कार्य करती है।
तो जो प्रोकैरियोटिक जैसे कि जीवाणु कोशिका हो गई, जीवाणु कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है, अर्थात इनके जो केंद्रक झिल्ली होंगी वो नहीं होती हैं या सुविकसित नहीं होती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं हो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, जैसे कि जीवाणु हो गया। दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? इस प्रकार की कोशिका में सुविकसित केंद्रक झिल्ली होती है, जिनके जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो एक सुस्पष्ट झिल्ली से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो हमने देखा कि जो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक में इसको बांटा गया है। इस जगत का दूसरा आधार हम समझते हैं कि शरीर संगठन स्तर, अर्थात जो जीव होते हैं उनका शरीर संगठन कैसा होगा। क्या वो जो जीव हैं वो एक कोशिका से बने हैं या दो प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए हैं, अर्थात एक कोशिकी व बहुकोशिकी करते हैं। सबसे पहले हम कोशिकाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो कोशिका होती क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव एक छोटी इकाई से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसको हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव एक छोटी इकाई से बने हुए हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर वो एक छोटी सी इकाई कोशिका से मिलकर बनी हुई हैं। इसे ऐसा समझिए कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर की इकाई क्या है? तो आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है? छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है। तो ईंट क्या हो गई? आपके घर की इकाई हो गई। ठीक इसी प्रकार हम जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, एक छोटी सी इकाई में से बने हुए हैं। आइए इसे डायग्राम को समझते हैं। तो जो जीव शरीर होता है, जो जीव होता है वो एक छोटी सी इकाई कोशिका से मिलके बनी होती है। जब यही कोशिकाएं अपने समूह बना ले तो ये ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब ये ऊतक अपने बहुत सारे समूह बना लें तो अंग का निर्माण करते हैं, और जब बस बहुत सारे अंग एक साथ काम करना शुरू कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जब पूरी तरह बॉडी में काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीव शरीर कहते हैं। जैसे कि एक कोश की जीव में कौन कौन सा आ सकते हैं? अमीबा और जीवाणु। एक कोश की जीव अर्थात केवल एक ही कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा और जीवाणु। बहुकोश की जीव किसे कहेंगे? जैसे गिलहरी, तोता व मानव या हम सब ये किस में आएंगे? बहुकोश की जीव में आएंगे, अर्थात ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक कोश की जीव किसे कहते हैं और बहुकोश की जीव कैसे कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है, सरल शब्दों में अगर समझाने के प्रयास करूं तो जो एक कोश के जीव होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अमीबा और जीवाणु। और बहुकोश के जीव किसे कहेंगे? जो दो या दो से अधिक कोशिका। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक जीव को बांट दिया गया। शरीर संगठन के आधार पर इसे एक कोश की व बहुकोश की मान लिया गया। अब बात करते हैं पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर। तो किस प्रकार से वो पोषण करते हैं? पोषण कहने का अर्थ आता है कि अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, कि क्या अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो उसको किस भाग में बांटा गया है? स्वपोषी और विषमपोषी में। आइए आगे बढ़ते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि स्वपोषण, स्वयं का पोषण। तो खुद के द्वारा या स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे और शैवाल इनके कुछ उदाहरण हैं। बात करें हम परपोषी या विषमपोषी, इसे इंग्लिश में हम हेट्रोटॉपिक्स कहते हैं, हेट्रोटॉप्स कहते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, दूसरे जीव पर निर्भर उनको होना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी या परपोषी भी कहते हैं। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं, और जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब बात करते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं
जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 को जल से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों के पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। और वातावरण से जो पौधे होते हैं वो CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जड़ के माध्यम से जल को लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और बाई प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? O2 निकलता है, जिससे हम शोषण के रूप में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या समझा कि स्वपोषी किसे कहेंगे? जो भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेता है। विषमपोषी कैसे कहेंगे? जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है। तो आइए चलते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में सभी जगत को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। आइए इनका लक्षण देखते हैं कि सभी एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की जीव होते हैं, अर्थात इनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। जीव वातावरण में विघटन का कार्य करते हैं, अर्थात ये जो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं ये प्रकृति में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात ये अपघटक या डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, अर्थात इनकी कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली होती है, उनके चारों ओर क्या होती है? एक दृढ़ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, अतिरिक्त झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं और उपस्थित होती है। बात करें इनकी कोशिका भित्ति की तो ये पौधों से भिन्न होती हैं। कैसे? कि इनकी मोनेरा जगत की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसलिए इनकी कोशिका भित्ति और पादप की कोशिका भित्ति में अंतर होता है। बात करें पोषण की तो ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात ये अपना भोजन का निर्माण खुद भी कर सकते हैं या दूसरों पर भी निर्भर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जिसके हम ब्लू ग्रेन एल्गी या नीलहरी शैवाल कहते हैं, ये इनके मुख्य उदाहरण हैं। बात करते हैं हम नीलहरी शैवाल के बारे में, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, इसे याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जो नीलहरी शैवाल होते हैं वो पृथ्वी के सबसे पुराने जीव होते हैं। बात करें माइकोप्लाज्मा की तो माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में रखा गया है क्योंकि ये सबसे छोटा जीव है और इसमें स्वयं विकास और प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो हमने क्या क्या सीखा कि मोनेरा जगत में सभी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। साथ ही साथ इसमें पोषण कैसा होता है? स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पौधों से इनकी कोशिका भित्ति भिन्न होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो नीलहरी शैवाल हैं ये कैसे होते हैं? सबसे पुराने जीव होते हैं। सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। जीवाणु को भी इसी जगत में रखा गया है और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी जगत के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट जगत है प्रोटिस्टा जगत, इसे हम प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के जीवों को रखा गया है। तो सभी एक कोश की वो यूकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं? एक कोश की जीव होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं पोषण की तो ये स्वपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषी व विषमपोषी
दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरों पर भी ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उदाहरण की बात करें तो इनके जो मुख्य जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, ये कुछ मुख्य जीव हैं जो प्रोटिस्टा जगत में से रखा गया है। जो पहला आपको चित्र दिख रहा है ये अमीबा है, दूसरा है पैरामीशियम और यूग्लिना जो काफ़ी विवादास्पद था, इसको भी केस में रखा गया है, यूग्लिना में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कवक जगत, जिसे हम फंजाई किंगडम कहते हैं। सभी एक कोश की व बहुकोश की, ये एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक जीव आते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इनमें हरित लवक का अभाव होता है। हरित लवक क्या है कि ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अब चूंकि हरित लवक क्लोरोफिल का अभाव है, अर्थात इस प्रकार इस जगत में रहने वाले जितने भी जीव होंगे कैसे होंगे, वो विषमपोषी होंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होने पर इनमें ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि हरित लवक अनुपस्थित होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो जो हमने बात की थी मुंडा जगत में जीवाणु हैं, उनका कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लैंड की। और जो पौधे होते हैं उनका कैसा होता है, उनका है सेलुलोज का बना होता है। कवक जगत की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बात करें पोषण की, ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी हेटेरोटॉपिक्स। क्यों हो रहा है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक नहीं होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होने पर ये भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाएंगे। तो जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकता, दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे क्या ऐसा कहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, ये इनके मुख्य उदाहरण हैं। अर्थात ये जिसको हम फफूंद कहते हैं ना, वो क्या है, फंगस कहते हैं, इसमें इस जगत में रखा गया है। आइए अगले जगत के बारे में पढ़ते हैं, पादप जगत, जिसे हम प्लांटिक किंगडम कहते हैं। जितने भी पादप, जितने भी पौधे हैं इस जगत में आते हैं। तो सभी पौधे कैसे होते हैं, बहुकोश की यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इनमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोज्य पदार्थों का निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं। तो ये भोज्य पदार्थों का निर्माण जब स्वयं कर सकते हैं तो इनमें पोषण कैसा होगा, स्वपोषी होगा, ऑटोट्रॉपिक्स होगा। कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं ऐसा समझिए कि जैसे हमारा घर होता है तो हमारे घर में जो अनुपयोगी सामान होते हैं, इनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें किसी हम एक जगह पर रख देते हैं, उसको हम स्टोर रूम कहते हैं, संग्रहण कर देते हैं उसका। ठीक उसी प्रकार पादप की कोशिकाओं में भी क्या होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, जो कोशिकाओं में संग्रहण केंद्र का कार्य करती हैं। तो इनमें क्या होती हैं, रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। उदाहरण की बात करें तो शैवाल, स्पायरोगैरा और सभी प्रकार की वनस्पतियों को इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जगत के बारे में पढ़ते हैं, जंतु जगत, जिसे हम एनिमिलिया किंगडम कहते हैं। ये सबसे लास्ट जगत है। तो सभी जीव बहुकोश की यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इनमें हरित लवक का अभाव होता है। याद रखिएगा, जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं इनमें हरित लवक नहीं होता है। क्योंकि हरित लवक नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार के जीवों में पोषण कैसा होगा, ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। पोषण इसमें कैसा होता है, पोषण इसमें अंतर्ग्रहण विधि द्वारा होता है। अर्थात जैसे तितली हो गया, तितली में रस चूसने की रसनली होती है, पक्षी चोंच की मदद से दाने को चुगती है, और जो मनुष्य होते हैं वो मुंह के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। बात करते हैं कि कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती। तो जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रचलन अंग इसमें उपस्थित होते हैं। प्रचलन अंग कहने का अर्थात यह है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकते हैं, जा सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो जो कीट हैं, हाइड्रा, मछलियाँ, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, जितने भी आपको जंतु दिखते हैं किसमें आएंगे, जंतु जगत में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि
एक कोश की यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा गया है? आपके ऑप्शन है कवक जगत, एनिमिलिया जगत, मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, कवक जगत। कवक जगत कैसे होते हैं? एक कोश की होते हैं, एक कोश की होते हैं, यूकेरियोटिक भी होते हैं, लेकिन जो कवक जगत होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, ये विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन की मांग खुद नहीं कर सकते। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। एनिमिलिया जगत, एनिमिलिया जगत यूकेरियोटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, ये बहुकोश की जीव होते हैं। तो एनिमिलिया जगत भी क्या होगा? इसका ऑप्शन ये भी गलत होगा। बात करते हैं मुनेरा जगत। मुनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं एक कोश की होते हैं, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं, लेकिन ये यूकेरियोटिक नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की। तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोश की यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा जगत डी। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सभी एक कोश की यूकेरियोटिक और कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, प्रोटिस्टा जगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसको हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। हमारा ऑप्शन क्या है? अमीबा, यूग्लिना, कवक, नीलहरित शैवाल। तो हमारा आंसर क्या होगा? नीलहरित शैवाल, जिसे हमने क्या कहा था? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी इसे हमने कहा था। तो देखिए पॉइंट नंबर 8, नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे कौन है? पुराना जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ये है नीलहरित शैवाल, आपका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2015 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियाफेज। तो हमने क्या पढ़ा था? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो आप पॉइंट नंबर 9 देख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो विकास और प्रजनन करने में क्या होता है? समर्थ होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैर्लोस लिनियस, हचिंसन, जॉन रे, विटेकर। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डी, आर.एच. विटेकर। आइए जानते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है आर.एच. विटेकर, जिसको हम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर भी कहते हैं। इन्होंने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, विटेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया? तो यहाँ पे क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, मुनेरा, प्रोटिस्टा, आर्कियोबैक्टीरिया। तो हमने आर्कियोबैक्टीरिया जैसा कोई जगत हमने पढ़ा नहीं, तो हमारा पहला आंसर भी क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। हम आते हैं ऑप्शन बी पर। तो मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल। शैवाल तो हमने किस में रखा था? शैवाल को हमने किस में रखा था? मुनेरा में रखा था। तो शैवाल जगत होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर बी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, मुनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया जैसा कोई जगत होता ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या बचा? सी, ये हमारा सही आंसर है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया। आइए देखते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट क्रम बना हुआ है, मुनेरा जगत पहले आएगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, पादप, फिर जंतु। देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो विटेकर ने 5 जगत में कितने क्रम में रखा गया था? मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटिया और एनिमिलिया में रखा गया था। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ लिया है और पहचान भी लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। क्वेश्चन ये पूछा है कि संख्या की दृष्टि से अब तक सबसे अधिक संख्या में जीव किसकी है?
कवक की, पादप की, कीटों की, जीवाणुओं की? तो हमारा आंसर क्या होगा? कीट की, कीटों की, इंसेक्ट्स की। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से कीट, जिसे हम कीड़े भी कहते हैं, इंसेक्ट्स, दुनिया के जीवों के सबसे बड़े प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कीटों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं जिनका वैज्ञानिकों द्वारा दस्तावेजीकरण और अध्ययन किया गया है। सबसे अधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? कीट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा सी, कीटों की संख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन IAS 1996 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, कीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जीवों के, जीवधारियों के वर्गीकरण को देखा, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।